CEA, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। एग्जैक्टली CEA करते क्या है? आंकड़ों में बताता हूं कि 1750 तक हर साल कम से कम 1/3 विश्व की GDP है, उसमें योगदान भारत का होगा। अक्सर ना हमारे देश के न्यूज चैनल सिर्फ इलेक्शंस पर फोकस करते हैं, गवर्नेंस पर बहुत कम, और कॉन्वर्सेशंस भी इलेक्शंस के अराउंड होती है, माय पार्टी वर्सेस योर पार्टी, ना कि गवर्नेंस पर। और मैं ये चाह रहा हूँ कि पॉडकास्ट के थ्रू लोग गवर्नेंस के बारे में सीखें और फिर खुद की डिसीजन बनाएं। अभी मैं वॉशिंगटन DC में रहता हूँ, मान लीजिए कॉफी पीता हूँ, तब भी मेरे को क्रेडिट कार्ड ही इस्तेमाल करना पड़ता है, या फिर पेमेंट करो तो एक्चुअली उसमें एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी लगती है। UPI का महत्व आपको तब पता चलता है जब आप देश के बाहर जाते हो। सही बात है। जब अमेरिका में जाते हो, यूरोप में जाते हो, वहाँ UPI नहीं चलता। सर वहाँ के लोगों ने UPI के बारे में क्यों नहीं सोचा? चीन जैसे एक्चुअली 1980 से करीब 40 साल जो है उन्होंने 8-8.5% का ग्रोथ लगा दिया। हमारे देश में जब फाइनेंसेस डिसाइड हो रहे हैं, बजट्स डिसाइड हो रहे हैं, तुम किस देश को ऑब्जर्व करते हो? वेस्ट जर्मनी, सिंगापुर, जापान ले लो, साउथ कोरिया, थाईलैंड, ये सब। यदि भारत भी अगले 20-25 साल में 7, 7.5, 8 का करे, सबसे ज्यादा बड़ी इकोनॉमी डॉलर टर्म्स में भी हो सकता है। नारायण मूर्ति सर ने एक्चुअली IT में कंपनी बनाया, पैसे जो बनाए सही तरीके से बनाए। जो पैसे बनाता है वो खराब है, एक किसी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं। नमस्ते दोस्तों, आज के भारत स्पेशल ऑफ TRS में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है। अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ज़्यादा जानना है, तो अगर आपको ये जानना है कि देश में एक मैक्रो स्केल पर, देश के स्केल पर पैसों को मैनेज कैसे किया जाता है, फ्यूचर को मैनेज कैसे किया जाता है, आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानेंगे हमारे देश के एक CEA के थ्रू। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं आज के गेस्ट डॉक्टर KV सुब्रमण्यन सर। बहुत मज़ेदार पॉडकास्ट है, बहुत इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट है। बैठकर नोट्स लेते रहो, सीखते रहो TRS के साथ। इज डॉक्टर KVS ऑन TRS। KV सुब्रमण्यन सर, द रणवीर शो में आपका स्वागत है। कैसे हो सर? पहले तो मैं बस ये धन्यवाद बोलना चाहूँगा। मैंने कई शोज़ देखे हैं आपके। स्पिरिचुअलिटी पे जो शोज़ हैं वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। सब बाकी जो शोज़ के मुकाबले जैसे मैं कह रहा था आपसे भी कि कुछ एक शोज़ जो आपने किया था जिसमें ब्रह्मचर्या में जी, वो मैंने काफ़ी लोगों को फॉरवर्ड भी किया था। अरे थैंक यू सर। आप TRS और एक ऑडियंस मेंबर हो। ये भी कह सकते हो कि थोड़ा फ़ैन भी हूँ। अरे नहीं सर, नॉट एट ऑल। आप लिटरली भारत के वन ऑफ द टॉप इकोनॉमिस्ट हो, प्लस आप एक इंजीनियर भी हो। वहाँ से आपने इस करियर में स्विच किया। पहले तो मैं वो करियर स्विच के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा, और सेकेंडली मे बी एक्चुअली यू कैन स्टार्ट विद द सेकेंडली, इकोनॉमिक्स होता क्या है, क्योंकि हिंदी ऑडियंस के लिए हम पहली बार ऐसी बातें कर रहे हैं। एक्चुअली हमारे दैनिक जीवन में इकोनॉमिक्स का काफ़ी लाभ आता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण से शुरू करता हूँ। जैसे हमने ये एक आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे होता है, उसमें एक चैप्टर लिखा था थालीनॉमिक्स, जो कि काफ़ी पॉपुलर हुआ। और मैं देखता हूँ कि कई बार पार्लियामेंट्री डिबेट्स में भी थालीनॉमिक्स को साइट करते हैं, और मीडिया में भी आती है। तो एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया था कि यदि आप सोचो क्या एक ऐसी चीज़ है जिसको आप रोज़ भेंट करते हो, रोज़ इस्तेमाल करते हो। कपड़े आप शायद एक बार पहनते हो दिन में, लेकिन जहाँ तक एक थाली की बात आती है तो कम से कम 2 से 3 बार उसको आप थाली से एनकाउंटर करते हो, या फिर उसका इस्तेमाल करते हो। तो हमने बस ये किया था कि एक थाली का दाम कितना है, जो कि उससे ये पता चले कि सामान्य जो व्यक्ति है उसका जो बजट है कितना जा रहा है खाने में। और तो ऐसे ही यदि आप सोचो तो इकोनॉमिक्स जो है, आपके पास सीमित साधन है, और उस सीमित साधनों का आप किस तरह सबसे बेहतर तरीके में उन सीमित साधनों का इस्तेमाल करें, बस इतनी सी ही है। यदि आप यदि ऑब्जेक्टिव लें, इसका जो उद्देश्य है, सीमित साधनों को किस तरह आप उसका सबसे अच्छी तरह से उपयोग करें, बस यही है इकोनॉमिक्स। मुझे करेक्ट कर लो,
इस पूरे कॉन्वर्सेशन में मुझे करेक्ट करो, क्योंकि इकोनॉमिक्स को लेकर मेरी जानकारी थोड़ी डेफिनेटली आपसे तो बहुत कम है, पर जनरली भी थोड़ी सी कम है, और मैं सीखने आया हूँ यहाँ। बेसिकली हर देश के पास पैसे होते हैं, जैसे हाँ। इंसान के पास बैंक अकाउंट होता है, उसी तरह देश के पास भी एक बैंक अकाउंट होता है। करेक्ट। पर उस बैंक अकाउंट की एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। करेक्ट। अभी उस लिमिट के अंदर आप देश के भले के लिए और देश के ग्रोथ के लिए क्या क्या कर सकते हो, वो होता है इकोनॉमिक्स। वो देश के लिए तो आप मैं देश के बारे में सोचो तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाता है। मैक्रो यानी कि आप देश के लेवल पे जी। लेकिन वही चीज़ आप एक गृहिणी जब अपना बजट बनाती है तो उस पे भी ये इस्तेमाल होता है, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। ओके। जो सिद्धांत हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो वैसे ही हैं, थोड़े थोड़े अलग होते हैं। और ये जो मैंने उद्देश्य बताया, इसमें एक्चुअली मूलतः मेरे अनुसार सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट हैं। सारा जो इकोनॉमिक्स है मेरे अनुसार 2 कॉन्सेप्ट्स में आप उसको एक्चुअली डिस्टिल कर सकते हो। उसका मतलब पूरा निचोड़ जो है 2 कॉन्सेप्ट में ले सकते हो। एक, जैसे आपने कहा कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, ठीक है, ये यानी कि उसको अंग्रेजी में कहा जाए तो बजट कॉन्स्ट्रेंट है। ओके। कि आप मान लो कि 50,000 कमाते हो महीने में जी। तो आप वो 50,000 ही हैं आपके पास। आप उधार देने जाओगे तो और बात है, लेकिन उधार लोगे तो भी उसको तो चुकता करना पड़ेगा। तो 50,000 आपकी बजट है, तो वो सीमित है। 50,000 से 1 रुपया भी ज्यादा एक्चुअली पेड़ में नहीं उगेगा, राइट? जी जी। ये एक सबसे मूल सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत ये कि उस 50,000 का आप क्या करोगे। और इस पे मैं एक्चुअली एक पर्सनल उदाहरण देता हूँ। जैसे हमारे पापा, हमारे मम्मी पापा जिस तरह जो बजट कॉन्स्ट्रेंट उन्होंने झेला और जिस तरह उसका इस्तेमाल किया, वो उदाहरण देता हूँ। जब मैं छोटा था तो हमारे पापा एक्चुअली, मैं बहुत साधारण परिवार से आता हूँ, रेलवेज में एक क्लर्क की नौकरी करते थे। एक मिनट सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपका करंट पोस्ट भी बता दीजिए ताकि लोगों को पता चले कि लाइफ ने आपको कहाँ तक पहुँचाया। बहुत मतलब ईश्वर की कृपा है। मैं अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। इससे पहले सौभाग्य था मेरा मुख्य आर्थिक सलाहकार देश का। मैं 17वां मुख्य आर्थिक सलाहकार था। CEA चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। एग्जैक्टली CEA करते क्या? एकदम संक्षेप में यदि बताऊं तो जैसे मैं 2018 से 2021 तक 3 साल की मेरी अवधि थी, उसमें मैं मुख्य आर्थिक सलाहकार था जी। तो जब महामारी आई, उसमें जो इकोनॉमिक पॉलिसी क्या करना है, किस तरह की नीति अपनानी है, वो सब सोचना और उसमें जो एडवाइस देना, उसमें मेरी भागीदारी थी। सॉरी यार, आपका पॉडकास्ट का फ्लो तोड़ दिया, पर मैं बस ये कहना चाहता हूँ, फर्स्टली थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस थ्रू आउट द ईयर्स। सेकेंडली, हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम है बियर बाइसेप्स स्किल हाउस। इसकी इंटेंशन ये है कि भारत की अपस्किलिंग जर्नी में हम अपना थोड़ा सा योगदान दे दें। हम लेकर आए आपके लिए कमर्शियल एडिटिंग का कोर्स, क्योंकि ये है बियर बाइसेप्स टीम का कोर स्किल सेट। बहुत सारे अपस्किलिंग कोर्सेज आ रहे हैं, तो एटलीस्ट चेक आउट बियर बाइसेप्स स्किल हाउस, फॉलो आवर यूट्यूब चैनल, फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज। बट फॉर नाउ एंजॉय दिस एपिसोड ऑफ TRS। अब बताइए जिंदगी के बारे में। एक तो कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, वो एक मूल सिद्धांत है जी। ये सिद्धांत एक गृहिणी के लिए लागू होता है, लेकिन एक देश के लिए भी लागू होता है। और मैं वो बताऊंगा इसमें जो अंतर है। लेकिन पहले एक साधारण गृहिणी या साधारण जो एक हाउस होल्ड है उसको लेके हम समझें। तो दूसरा, जैसे मैं कह रहा था कि आपके पास कुछ वेतन आता है, मान लीजिए जैसे हमारे पापा जब तब नौकरी करते, उनके पास शायद 100 रुपये वेतन आता। तो वो जो 100 रुपया है, आप उसको किस पे आप खर्च करना चाहते हो, ये एक दूसरा एक बहुत मूल सिद्धांत है। वो 100 रुपया हमारे पापा अपने लिए अच्छे कपड़े खरीदने के लिए या फिर अपने लिए जूते खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन वैसा नहीं किया उन्होंने एक्चुअली मुझे पढ़ाना। मैं पहला, हम 2 ही हैं, तो एक अच्छे स्कूल में भेजने के लिए 15 रुपया उन्हें फ़ीस देनी पड़ती थी। 100 रुपया में से 15 रुपया एक्चुअली, जब मैं सोचता हूँ आज, यदि मेरी जो वेतन है उसका 15% यदि मुझे देना पड़े एक बच्चे के लिए, तो बहुत उसमें धीरज चाहिए होता है। तो उन्होंने चूंकि वो 15 रुपया अपने पे ना खर्च करके उन्होंने सोचा कि मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगा, तो वो करने के कारण आज मैं इस स्थिति में पहुंचा हूं। तो ये एक्चुअली एक उदाहरण है कि आप उसको फिजूल खर्ची में इस्तेमाल करते हो बजट का, या कि आप एक्चुअली पढ़ाने में या अच्छी चीज़ों में इस्तेमाल करते हो।
तो ये दूसरा सिद्धांत है मेरे अनुसार। अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में बस यही दो सिद्धांत हैं कि आपके पास एक सीमित बजट है और उस बजट को आप किस तरह इस्तेमाल करते हो। जी। तो यही चीज़ हम यदि आप अब देश को लेके समझें तो देश के पास भी एक्चुअली एक बजट होता है। आप टैक्स लेते हो तो टैक्स से डायरेक्ट टैक्स होती है, जैसे इनकम टैक्स होती है। हम देते हैं सैलरी जो क्लास हैं, हम एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम सब टैक्स देते हैं। कॉर्पोरेशंस भी, कंपनीज भी टैक्स देती हैं, तो डायरेक्ट टैक्स आता है। और उसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी हुआ, हमने जो खरीदा उसमें टैक्स दिया तो वो भी इनडायरेक्ट टैक्स आता है। ये दोनों मिला के आपकी जो मतलब आमदनी है, सरकार की आमदनी इतनी, उस आमदनी को आप कैसे खर्चा करेंगे। वही जैसे अभी मैं जैसे हमारे पिताजी का उदाहरण दिया, कुछ सरकार ये कर सकते हैं कि हम मतलब फिजूल खर्ची करें। हमने टीवी खरीद के दे दिया, लोग बच्चे बैठ के पढ़ने के बजाय टीवी देख रहे हैं। या कि उसी को वो पैसे को लेके जैसे केंद्र सरकार ने किया, रोड बनाए, ब्रिज बनाए, पोर्ट बनाए। तो ये जो एसेट्स जब बनते हैं उससे देश का बहुत लाभ होता है। तो एक छोटा सा, मान लीजिए आप 100 रुपये आप निवेश करते हो, इन्वेस्ट करते हो 100 रुपये, और 100 रुपये से आपको एक्चुअली सिर्फ 90 रुपये आते हैं, तो आप उसको इन्वेस्ट नहीं करना चाहोगे क्योंकि 10 रुपये आपका जा रहा है। लेकिन आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हो और उसमें मान लीजिए 400 रुपये आते हैं, 2-3 साल लगते हैं या 4 साल लगते हैं, 400 रुपये आते हैं, तो वो एक्चुअली अच्छी निवेश है। यही चीज़ जब आप रेवड़ी बांटते हो, सरकार रेवड़ी बांटती है, तो जो 100 रुपया जो एक्चुअली निवेश करती है उसमें से सिर्फ 90 रुपया आता है इकोनॉमी के लिए। 10 रुपये तो इधर उधर चला जाता है। लेकिन वही रोड बनाती है, पोर्ट बनाती है, रेलवेज में डालती है, निवेश करती है, या फिर एजुकेशन में डालती है, हेल्थ केयर में डालती है, तो जो 100 रुपया निवेश किया उसमें करीब 400-500 रुपये एक्चुअली इकोनॉमी में जुड़ता है। तो आप समझ लो एक्चुअली पास सीमित साधन है, उस साधन को आप किस तरह इस्तेमाल करना चाहोगे। अच्छी सरकारें उसको अच्छी तरह इस्तेमाल करती हैं और ये नहीं सोचती कि हम तो सिर्फ 5 साल के लिए हैं भाई, तो हम जो 5 साल में जो भी होगा, थोड़ी दूर की सोच रखते हैं। क्योंकि आप एजुकेशन ले लो जी, तो एजुकेशन में जैसे उदाहरण देता, हमारे पापा हम वो जो 15 रुपया फीस दिए, उसका जो लाभ आया वो तो करीब का 15-20 साल के बाद आया, जब मैं पढ़ लिख के आया। तो ऐसे ही एजुकेशन में भी जो दूरदर्शी सरकारें होती हैं वो एजुकेशन में पैसे डालती हैं, ये जानकर कि शायद उनको उसका रिवॉर्ड ना आए, लेकिन 2-3 सरकार बाद 10-15 वर्ष बाद भी उसका लाभ आएगा। देश के हित में सोच के वो करती हैं। तो ये अच्छी नीति हुई। लेकिन खराब नीति वो हुई कि एक्चुअली आपने 100 रुपया लिया और टेलीविज़न खरीद दिया, या फिर मतलब इधर रेवड़ी बांटने में ये फ्री दे दिया, वो फ्री दे दिया। और फ्री देने से एक्चुअली लोगों को फिर वो एंटाइटलमेंट बढ़ जाती है। तो यही मतलब मेरे अनुसार बस यही 2 मूल सिद्धांत है। इसको यदि अच्छे से समझ जाए कोई और उसको अप्लाई करे तो अच्छा आर्थिक नीति बन जाती है। जी सर, टीआरएस पर हमने हाल ही में बहुत सारी पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की है और मैंने बहुत कुछ सीखा है पॉलिटिक्स के बारे में। ये जाना है कि एक पॉलिटिशियन के करियर में 2 फेजेस होते हैं। एक फेज होता है इलेक्शन जीतना, दूसरा फेज होता है गवर्नेंस। और अक्सर ना हमारे देश के न्यूज़ चैनल सिर्फ इलेक्शंस पर फोकस करते हैं, गवर्नेंस पर बहुत कम, और कॉन्वर्सेशंस भी इलेक्शंस के अराउंड होती है, माय पार्टी वर्सेस योर पार्टी, ना कि गवर्नेंस पर। और मैं ये चाह रहा हूँ कि पॉडकास्ट के थ्रू लोग गवर्नेंस के बारे में सीखें और फिर खुद की डिसीजन बनाए। मैं सही कह रहा हूँ? बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने कहा है। मैं जैसे कह रहा था पहले कि एक सरकार की अवधि 5 साल होती है जी, और 5 साल के एंड में उनको इलेक्शन के लिए जाना पड़ता है। जो गवर्नेंस की आप बात कर रहे हैं, गवर्नेंस मतलब गवर्नेंस यानी कि गवर्नेंस को बहुत तरीके में आप कह सकते हैं। गवर्नेंस का मेरा एक बहुत सरल सा एक डेफिनेशन होगा कि जो देश के हित में है वो करना अच्छी गवर्नेंस हो गई जी। जो आपके निजी या सेल्फिश हित में है वो करना, वो शायद अच्छी गवर्नेंस नहीं है जी। बस इतना सा सरल सा एक डेफिनेशन दूंगा। यदि सरकार एजुकेशन में पैसे डालती है, हेल्थ केयर में डालती है, जैसे आयुष्मान भारत हो गया, या फिर जल से नल हो गया, क्लीनिंग करना, स्वच्छ भारत, क्योंकि यदि आप स्वच्छ जगह पे नहीं रहोगे तो आपको बीमारियां आएंगी, और आप बीमार होगे तो आप काम पे नहीं जा पाओगे, बहुत सारे ऐसे। तो इनमें जब आप पैसे डालते हो तो वो अच्छा गवर्नेंस हो रहा है। हाँ जी, क्योंकि आप दूर की सोच रहे हैं, देश के हित में सोच रहे हैं।
देश जो है सिर्फ 5 साल की नहीं, देश तो चलता जाएगा एक्चुअली। तो जो दूरदर्शी जो कदम लेता है वो अच्छा गवर्नेंस है, और जो ऐसा कदम लेता है सिर्फ हम दोबारा इलेक्शन जीत के आ जाएं, भले ही उससे ये देश का हानि हो, वो तो साफ है वो अच्छा गवर्नेंस नहीं है। ओके, मतलब कुछ पॉलिटिशियंस इलेक्ट होकर पैसे खाते हैं और कुछ पॉलिटिशियंस इलेक्ट होकर अच्छा काम करते हैं। देखिए, मैं सिद्धांतों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके। और फर्क तो होता है, जैसे हमारे हाथ में जो 5 अंगुलियां होती हैं, 5 में फर्क होता है। तो मैं पैसे खाने की नहीं बात कर रहा, वो तो बहुत खराब हो गया वो, मतलब। लेकिन आप यदि पैसे लेके उसको का सही इस्तेमाल नहीं करते हो तो वो भी सही गवर्नेंस नहीं है। सही इस्तेमाल एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से मतलब क्या सर? मतलब ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ। हाँ, जैसे मैंने कहा कि जो चीज़ें देश में काबिलियत बढ़ाती हैं। ओके। जैसे मैं अच्छे स्कूल में गया, इसलिए जितना भी मैं काबिल बना। तो ये वो जो निवेश हमारे पिताजी ने हम पे किया, वैसे ही सरकार यदि एजुकेशन में खर्चा करे तो आप दिमाग से काबिल बनते हो। हेल्थ केयर में करो तो एक्चुअली आप स्वस्थ बनते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स बनाए एक्चुअली, तो कंपनियां जो हैं अपनी बिजनेस करने में काबिल बनती हैं। तो जब आप काबिलियत बढ़ाते हो तो उससे जो है वो निवेश अच्छा निवेश है। ओके सर, जितना मैंने करंट गवर्नमेंट के बारे में समझा, मुझे डेफिनेटली पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस है। एम आई राइट? करेक्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड्स, बिल्डिंग्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी आई वुड इंक्लूड दैट। करेक्ट, वेरी ट्रू। क्योंकि मेरे अनुसार मोदी जी की गवर्नमेंट थोड़ी सी लॉन्ग टर्म थिंकिंग वाली गवर्नमेंट है, पर अगर लॉन्ग टर्म थिंकिंग को एनेबल करना है, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। अगर आपका पहला एक ऑफिस बना है, फिर आप टीम जमा कर सकते हो, फिर आप काम कर सकते हो। करेक्ट, यही मेंटालिटी है। करेक्ट। मैं थोड़ा सा रिवाइंड करना चाहूंगा, क्योंकि एपी के राघव चड्ढा आए थे शो पर। उन्होंने कहा कि गवर्नेंस और स्टार्टअप्स में ये फर्क होता है कि स्टार्टअप्स में आप 0 से 1 तक लेके जा रहे हो, फिर उस 1 को 10 में बदल रहे हो। पर गवर्नेंस में आप अपने देश को या अपने स्टेट को इनहेरिट करते हो प्रीवियस गवर्नमेंट की वजह से। मे बी ये थोड़ी सी इनोसेंट थॉट है, पर मैं ये मानता हूँ कि हर भारतीय नागरिक, वो चाहे कोई भी हो, अपने देश का भला ही चाहता है मोस्टली। उनके अनुसार जो भला वो चाहते थे, बाय दैट आई मीन द प्रीवियस गवर्नमेंट, करेक्ट, उन्होंने वो किया। पर शायद उनकी स्ट्रैटेजीज अलग थी एज कम्पेयर टू द करंट गवर्नमेंट। ये मैं पूछना चाहूंगा, उस गवर्नमेंट की इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज क्या थी वर्सेस हमारी करंट गवर्नमेंट की इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज क्या है? ये जो आपने जो ये पैरेलल दिया है, स्टार्टअप्स वर्सेस गवर्नेंस, जी, ये एक अच्छा पैरेलल है। क्योंकि यदि आप एक, जैसे आप कंपनी ले लो, कंपनी जो कि बहुत दिनों से, आप जैसे टाटाज है मान लो, जो भी सीईओ बनता है, चेयरमैन बनता है, इससे पहले जो भी किया वो इनहेरिट करता है, वो एक्चुअली उसको मतलब इनहेरिटेंस में जैसे आता है, राइट। स्टार्टअप आपने शुरू से किया, मतलब आप ही का आइडिया था, आपने 0 से 1 किया, 1 से 100। तो सरकार जो है स्टार्टअप की तरह नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये देश तो बहुत दिन से चला रहा है, बहुत सारी सरकारें पहले आई हैं, उन्होंने जो नीति दिया है वो आपने इनहेरिट किया और उसको आप आगे बढ़ाने की कोशिश करो। तो ये पैरेलल सही है। जहाँ तक नीतियों का मैं ये कहूँगा, जैसे आप मान लो कि अब ये जो लाइटें लगी हुई हैं, इसके लिए बिजली लगती है, और ये बिजली का खर्च यदि मैं नहीं दूंगा तो मैं फ्री में बिजली इस्तेमाल कर रहा हूँ। और आप सोचो, ये एक्चुअली एक साधारण सा है। मान लो जैसे कई बार होता है कि पानी लोग बहुत खुला छोड़ देते हैं, पानी, क्योंकि उनको लगता है पानी तो फ्री आ रही है, तो पानी को मैं क्यों सेव करूं। जो चीज़ फ्री मिलती है उसको जनरली लोगों को उतना उस पे उसका भाव समझ में नहीं आता। बिजली पानी, यदि आप बिजली का बिल भरोगे तो आप बिजली जो है उसको ध्यान से उसका इस्तेमाल करोगे। ये तो एक पहलू हुआ, इसके अलावा बहुत और पहलू हैं। लेकिन ये पहला पहलू कि जो भी चीज़ फ्री में मिलती है उसको लोग एक्चुअली जो है उसको वैल्यू नहीं करते। आपको यदि खाना फ्री में मिल रहा है तो शायद आप उसको वैल्यू नहीं करोगे, आप खाना फेंकोगे और उससे वेस्टेज होती है। वही चीज़ मैं एक्चुअली बिजली की बिल फ्री ना करके, वो जो पैसे हैं जो बिजली की बिल फ्री कर रहा हूँ, वो यदि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाऊं
तो उससे जो है देश का भला होता है। क्योंकि अभी जैसे कंपनी को मान लीजिए, एक कंपनी है यहाँ पे, आप अंधेरी में ले लो, अंधेरी में कंपनी मान लीजिए एक्चुअली कुछ बॉल बेयरिंग्स या कुछ बनाती है। अब उनको जो है कोलाबा भेजना है, वहाँ से कोलाबा या जो शिप करना है और वहाँ से वो निर्यात करते हैं, मान लो एक्सपोर्ट करते हैं कि इटली या कहीं भी यूएस कहीं भेजते हैं। तो यदि रोड जो है यहाँ से अंधेरी से जो कोलाबा तक की जो रोड है वो अच्छी रहेगी तो 15 मिनट में चला या आधे घंटे में ये सफ़र तय हो जाएगा। लेकिन रोड यदि ख़राब हैं तो एक तो ये होगा कि गाड़ी जब मतलब इतना ऊपर नीचे होगा, शायद बॉल बेयरिंग्स कुछ वो टूट भी जाए और जो क्वालिटी है ख़राब हो जाए और समय भी ज़्यादा लगेगा। जब सरकार अच्छी रोड बनाती है तो जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो एक्चुअली उसका लाभ उठाती हैं, और जब देखेंगी कि क्या सरकार ने अच्छी रोड बनाई है तो और कंपनियां आएंगी। तो यही इसको हम अर्थशास्त्री जो है जार्गन जब इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं क्राउडिंग इन इन्वेस्टमेंट की। क्राउडिंग इन मतलब जैसे क्राउडिंग आउट मतलब बाहर गया, क्राउडिंग इन मतलब अंदर आया। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनती है तो उससे जो है अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं तो प्राइवेट कंपनियां और निवेश करती हैं। दूसरे देशों से हमारे देशों के भी। अब जैसे कोई कंपनी है मुंबई में है मान लीजिए, लेकिन मुंबई में जगह नहीं है बनाने के लिए फैक्ट्री, तो हो सकता है वो एक्चुअली कोई कहीं और जाए, शायद जाए उत्तर प्रदेश में जाए या गुजरात में जाए या तमिलनाडु में जाए, जहाँ पे उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा वहाँ पे जाएंगी जी। तो ऐसे ही जो विदेशी कंपनियां और हमारे देश की जो कंपनियां, सभी कंपनियां ये देखेंगी कि सरकार की नीति कैसी है। सरकार ये नीति ऐसा बना रही है कि और निवेश अट्रैक्ट करे उसका, तो कंपनियां आएंगी। तो इसीलिए मैं ये जो पैसे का इस्तेमाल जो कर रहा हूँ, जो टैक्स रेवेन्यू आता है, यदि आप फ्री चीज़ें देते हो तो वो मेरे अनुसार उसका अच्छा इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन यदि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर से आपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, और इसके बारे में और बात कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है। एक छोटा सा पॉज लेना चाहूँगा। बहुत खुश हूँ कि हम ये कॉन्वर्सेशन हिंदी में कर रहे हैं ताकि लोग समझे कि गवर्नेंस होती क्या है, क्योंकि आई फील कि बहुत सारे लोग ना गवर्नमेंट्स को क्रिटिसाइज करते हैं बिना ये समझे कि गवर्नमेंट ने क्या किया भी और जो स्टेप्स उठाए वो क्यों उठाए। तो आज हम वो समझने की कोशिश भी करेंगे। अब बताइए सर, आप कह रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, बताइए। तो जैसे महामारी जब आई थी जी, महामारी के समय भारत ने ये निर्णय किया कि अभी जो है, क्योंकि इकोनॉमी में प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो निवेश नहीं करेंगी, महामारी की अनसर्टनिटी बढ़ जाती है, मतलब अनिश्चितता जो है, तो अनिश्चितता के समय कंपनियां निवेश नहीं करेंगी। आप भी मान लो कि आपको नहीं पता अगले 2 महीने में क्या होने वाला है, तो आप नया ऑफिस नहीं खोलोगे। लेकिन आपको पता है कि 2 महीने में एक्चुअली एकदम सब सही है, तो आप जाके ऑफिस खोल दोगे, राइट। तो आप अपना जो निवेश कर रहे हो वैसे ही है। तो जो प्राइवेट इन्वेस्टर, निजी जो निवेशक होते हैं, इन्वेस्टर्स, वो जब अनिश्चितता होती है तब वो नहीं करते। लेकिन उस समय में एक्चुअली सरकार को इकोनॉमिक एक्टिविटी को और बढ़ाने के लिए निवेश करना होता। हमारे देश में ये हमेशा रहा है कि जब राजा महाराजा जब अकाल पड़ता था या फिर बाढ़ आती थी देश में या उनके प्रदेश में, तो कई बार महल बनाते थे जी। क्यों बनाते थे? क्योंकि राजा मतलब सरकार तो निवेश करे जिससे लोगों को रोजगार मिले। तो वही जो एक सिद्धांत है वो भारत ने अपनाया और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने के लिए 2021 की बजट से, उसके बाद फिर 2022 का जो बजट आया और इस साल 2023 का बजट, इसमें तीनों बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर में जो निवेश है, जो लागत है, बजट एक्चुअली वो काफ़ी ज़्यादा हर साल बढ़ाया गया है। और रेलवेज में, पावर में, इनमें सब एक्चुअली इसमें पैसा जा रहा है और ये बहुत अहम है। इसके बारे में बात कर सकते हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बहुत अहम है। यदि आपके पास बिजली यदि 24 घंटे नहीं आती है और बिजली का वोल्टेज सही नहीं है तो आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। वैसे ही यदि आपने जो मैन्युफैक्चर किया, मान लीजिए आपने उसको वारंगल, तेलंगाना में वारंगल वहाँ पे बन रहा है ये, लेकिन आपको उसको भेजना है मान लीजिए लखनऊ भेजना है, तो यदि रोड अच्छे नहीं होंगे तो आप उसको भेज नहीं पाएंगे, समय पे नहीं भेज पाएंगे।
तो इसीलिए जो रोड्स में और रेलवेज में इसमें निवेश किया गया है। वैसे ही डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो मैं घंटों बात कर सकता हूँ क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अभी मैं वॉशिंगटन डीसी में रहता हूँ। भारत में जब आता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि मैंने मान लीजिए नारियल पानी भी पिया, डाब पिया, वहाँ पे जो ठेला वाला है उसको पेटीएम या गूगल पे से पे कर दिया जी। लेकिन वहाँ पे मान लीजिए कॉफ़ी पीता हूँ तब भी मेरे को क्रेडिट कार्ड ही इस्तेमाल करना पड़ता है, या फिर पेमेंट करो तो एक्चुअली उसमें एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी लगती है। यहाँ पे तो आराम से हो जाता है। तो जो कल जैसे मैं माँ के साथ था तो मंडी गया था सब्जी लेने के लिए। तो वहाँ पे देख रहा हूँ हमने माँ ने प्याज खरीदे और तो उनके पास चेंज नहीं था, तो मैंने बस अपनी गूगल पे उठाई और एक्चुअली पे कर दिया। यूपीआई का महत्व आपको तब पता चलता है जब आप देश के बाहर जाते हो। सही बात है। जब अमेरिका में जाते हो, यूरोप में जाते हो, वहाँ यूपीआई नहीं चलता। एकदम तब आपको उसकी अहमियत पता चलती है। एकदम। और मैं ये एक्चुअली इसमें ये जो कॉन्ट्रास्ट ये बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं 2001 से 2010 तक यूएस में था जी। अमेरिका में 9 साल वहीं पे पहले पीएचडी की पढ़ाई के लिए गया था, उसके बाद फिर वहाँ काम करता था। तो वो एक 9 साल की अवधि, और अभी जब देखता हूँ मैं उस अवधि में शायद बहुत कम ऐसा था कि जो मुझे लगता था अरे ये भारत में अच्छा होता है, अमेरिका में उतना अच्छा नहीं होता है। हर चीज़ ये लगती थी यार ये अमेरिका में इतना अच्छा होता, भारत में क्यों नहीं होता, यही ऐसा एक प्रश्न आता था मेरे माइंड में। मैं देखता था और लेकिन अब मैं जाता हूँ देखता हूँ कि कितने सारी चीज़ें जो भारत काफ़ी बेहतर कर रहा है अमेरिका के कंपैरिजन में। हमने जो वृद्ध सीनियर सिटीजन्स थे, विडोज थे, इनको सबको कैश ट्रांसफ़र दिया। कैश ट्रांसफ़र क्या, सीधे बैंक अकाउंट में उनके जो जनधन के खाते थे उसमें डायरेक्ट जैम तिकड़ी, जो जनधन आधार मोबाइल की जो तिकड़ी है उसको मिला के हमने डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया। अब यही चीज़ अमेरिका में कैसे हुआ? अमेरिका में पहले उन्होंने एक्चुअली चेक प्रिंट किए, चेक में साइन हुआ राष्ट्रपति का, उनके राष्ट्रपति का। वो उस चेक को एक्चुअली लिफाफे में डाला, लिफाफे में डालकर उन्होंने एक्चुअली उसको यूनाइटेड स्टेट्स पोस्ट ऑफिस जो उससे एक्चुअली उसमें भेजा। लोगों के पास वो लिफाफा आया, लिफाफा खोला, आपने उसका चेक निकाला और चेक निकाल के फिर आप बैंक ब्रांच में गए, एटीएम में गए, उसको चेक को जमा किया, चेक क्रेडिट होने के बाद आपने कैश निकाला। कितने कदम हो गए यहाँ पे। और ये सारे कदम जो हैं भारत ने सिर्फ एक चुटकी भर एक बटन दबा के एक्चुअली कर दिया। सर वहाँ के लोगों ने यूपीआई के बारे में क्यों नहीं सोचा? अच्छा सवाल है, अभी तक वहाँ हुआ नहीं है। और मेरा अनुमान है एक वहाँ की जो प्रणाली है, जो फाइनेंशियल सेक्टर है, वो एक पुराने तरीके से बिजनेस कर रही है। और जो डिसरप्शन है, जो यूपीआई जैसी डिसरप्शन, उस डिसरप्शन से उनको शायद उतना लाभ नहीं होगा, इसीलिए वो उसको शायद आने नहीं दे रहा है। अभी मैं एक और छोटा सा इकोनॉमिक्स का रिकैप कर लूंगा जितना मैंने जाना है इकोन के बारे में, और आप मुझे करेक्ट कर दीजिए। जैसे कि पॉडकास्ट के स्टार्ट में हमने कहा कि जैसे हर इंसान का एक बैंक अकाउंट होता है, उसी तरह देश का भी एक बहुत बड़ा बैंक अकाउंट होता है। ठीक है। और एक देश की टाइमलाइन में, एक देश की कहानी में, देश को ऑब्वियसली जियोपॉलिटिकली स्पीकिंग फ्रॉम बेसिस ऑफ गवर्नमेंट और गवर्नेंस, देश को ज्यादा अमीर बनना चाहिए। हर देश का गोल यही होना चाहिए कि यार इनकम बढ़ानी है हमें। अभी इनकम बढ़ती है आपके एक्सपोर्ट्स की वजह से, एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। अगर आपके देश के अंदर, आपके देश के बॉर्डर्स के अंदर अगर आपको एक मिनरल रिजर्व मिल गया, एक ऑयल रिजर्व मिल गई, उससे भी आपको बूस्ट मिलते हैं। पर बेसिक लॉजिक यही होता है कि उस बैंक अकाउंट में जो पैसे पड़े उनकी रकम बढ़ानी है। कैसे? तो उनका अच्छा इस्तेमाल करके उनको और बढ़ाना है। अगर आपने सिर्फ बढ़ाने पर फोकस किया तो देश को हानि पहुंच सकती है। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा। मैं ये कहूंगा कि बढ़ाना जो है, आप 1% से बढ़ा रहे हो या फिर 100% से बढ़ा रहे हो। एक बैलेंस रहता है। हाँ, जैसे आप अपना ही बैंक अकाउंट ले लो जी। आप मान लो एक्चुअली आपके पास 1 लाख रुपए हैं। आप 1 लाख रुपए आपने जाके वैसे ही छोड़ दिया, मान लीजिए आपने करंट अकाउंट में, तो 1 लाख वो 1 लाख ही रहेगा जी। उसमें कोई इंटरेस्ट आएगी ना कुछ आएगी। लेकिन आपने मान लीजिए उसको 1 लाख लिया और अच्छा एक जगह पे निवेश किया जी, जो आपको जिससे आपका 1 लाख जो है 2 लाख बन जाता है 3 साल बाद, 4 साल बाद या 5 साल बाद। तो साफ है कि किस निवेश में आपने उस पैसे का ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल किया। वही कह रहा हूँ मैं कि जो हमारे पास पैसे आते हैं देश में जब टैक्स करते हैं, उसको आप किस तरह उसका इस्तेमाल करते हो।
वही गवर्नेंस की जो मूलभूत बात है ये है कि किस तरह उसका आप इस्तेमाल करते हो। ओके, जैसे कि हमने कहा कि मोदी जी की सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करती है ताकि मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव होए। लॉजिक यही है। ताकि मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव हो, ये एक पहलू है, और भी पहलू हैं। जैसे हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे जी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से आपका मैन्युफैक्चरिंग पे उतना असर शायद नहीं आएगा, लेकिन सर्विसेज पे बहुत असर आएगा। और ये भी कि जैसे एक उदाहरण देता हूँ, आप फैशन स्ट्रीट चले जाओ। यहाँ पे फैशन स्ट्रीट में आप पहले जब कपड़े खरीदने जाते होगे तो आप कैश में पैसे देते हो। मान लीजिए 5 साल पहले, 6 साल या एक दशक पहले आप जाते थे फैशन स्ट्रीट में, तो बोलोगे कि भैया मैं फ़ोन में पैसे दूंगा, तो आप पे हंसेगा, राइट, कि ये फ़ोन चीज़ क्या, फ़ोन में क्या पैसे होते हैं। लेकिन आज की तारीख में आप जाओ फैशन स्ट्रीट में कुछ खरीदने के लिए और आप पेटीएम में या गूगल पे में दे दो। अब इससे लाभ क्या होता है? लाभ ये होता है कि पहले मान लो कि वो जो फैशन स्ट्रीट में जो दुकान लगाए बैठा था, वो मान लो कि महीने में 1 लाख की बिक्री करता था। लेकिन चूंकि कैश में आते थे, जब वो एक बैंक के पास जाता था और बैंक मैनेजर को बोलता था कि साहब मेरे तो 1 लाख की मेरी आमदनी है, तो बैंक मैनेजर क्या बोल रहा है, कहाँ प्रूफ है, क्या प्रूफ है कि तू 1 लाख कमाता है। आज की तारीख में वो बैंक मैनेजर एक्चुअली पूछेगा कि क्या प्रूफ है 1 लाख कमाता है, तो वही दुकानदार जो है, साहब देखो मेरा गूगल पे देखो, सारे ट्रांजैक्शन देखो, मैं जो जहाँ से कपड़े खरीदता हूँ उनको भी गूगल पे में देता हूँ, और जो बेचता हूँ सारे गूगल पे में आते हैं। मैंने 1 लाख की सामग्री खरीदी, 2 लाख की बेची, तो मेरी आमदनी 1 लाख की है, आप देख लो, प्रूफ है। अब इस 1 लाख को आप देख के आप मुझे अब लोन दो। जो पहले 10 साल पहले जो बैंक मैनेजर है वो तो विश्वास भी नहीं करेगा, तो लोन नहीं देगा। लेकिन आज की तारीख में रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड देख के बोलेगा हाँ अरे तो 1 लाख कमाता है यार, तो इसको तो मैं लोन दे सकता हूँ। तो इस तरह का जो, और मैं एक और मैं अपना एक एक्सपीरियंस ला रहा हूँ, क्योंकि मैं बंधन बैंक के बोर्ड में था। बंधन बैंक जो है ऐसे ही छोटे व्यापारियों को, छोटे और जो गरीब लोगों को उनको लोन देती है। तो मैंने एक्चुअली इसका जो ऐसे लोन का जो लाभ है वो मैंने देखा है जी, कि ऐसे कलकत्ता में थोड़े दूर आप चले जाओ तो वहाँ पे एक, क्योंकि मैं बंगला भी बोलता हूँ तो बंगला में एक्चुअली मुझसे बातचीत की है मैंने, कि ऐसा एक व्यापारी था जो एक्चुअली ठेले में चूड़ियाँ बेचता था। उसको तब एक छोटा सा 20,000 का लोन दिया, तो कुछ 2-3 महीने उसने एक्चुअली मेहनत करके वही चूड़ी बेचने की जो दुकान है वो बाजार में लगाया, एक छोटा सा दुकान, ठेले में बेचने के बजाय छोटा सा दुकान लगाया। उस दुकान, क्योंकि अब बाजार में थी, दुकान थी एक्चुअली, तो उसकी जो बिक्री है वो बेहतर होने लगी। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसने एक्चुअली, क्योंकि थोड़ा अच्छा बिजनेस होने लगा, तो उसने एक्चुअली चूड़ियों के अलावा साड़ी की भी बिक्री शुरू कर दी। तो जो ठेले में बेचता था धीरे धीरे करके एक्चुअली साड़ियाँ बेचने लगा, और दुकान जो है मैंने जो इसमें करीब 2 साल में देखा था, वो छोटी सी दुकान, पहले ठेले से छोटी सी दुकान, उसके बाद थोड़ा बड़ा दुकान, तो उसकी जो बढ़ोतरी है उसको मैंने देखी है। तो ये जब आपके पास रिकॉर्ड्स होते हैं, यदि कोई लोन के लिए आता है और सारे प्रूफ दिखाता है, तो बैंक मैनेजर उसको लोन दे सकता है। लेकिन यदि आप कैश में ट्रांजैक्शन करते हो तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है जी। तो ये जो है एक क्या सर्विस सेक्टर में काफ़ी बेनिफिट होता है। वैसे ही मान लीजिए टूरिज्म में कोई टूर ऑपरेटर है, या फिर आप जा रहे हो एक्चुअली अभी काशी जा रहे हो, आप काशी में मान लीजिए आप एक्चुअली वहाँ पे सारे मंदिर देखना चाहते हो, कोई टूरिस्ट गाइड है आपके साथ आता है, टूरिस्ट गाइड को आपने एक्चुअली पेटीएम में ही पेमेंट किया, गूगल पे में किया, तो ऐसे ही आप कर रहे हो, बाकी और भी कर रहे हैं, तो एक्चुअली उसकी जो आमदनी है सारी गूगल पे में है। वो एक्चुअली आप जाके खुद मान लीजिए आप 1 लाख कमाता है, वो जाके बैंक वाले को दिखाएगा, वो बोलेगा कि मेरे को अब मैं क्योंकि समझ चुका हूँ कैसे टूरिज्म बढ़ानी है, तो मैं और 5 लोगों को इसको हायर करना चाहता हूँ जी। तो लोन दे सकती है बैंक, और उस लोन से एक्चुअली और 5 कर्मचारी लगाए और अपनी टूरिज्म की बिजनेस और बढ़ाई। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं सर्विस सेक्टर में, बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण बहुत ऐसे एवेन्यूज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो भारत में आज एक्चुअली क्रिएट हो रही हैं ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के कारण। इसीलिए मैं कह रहा था कि मैन्युफैक्चरिंग जो है एक पहलू है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर से और बहुत सारे ऐसे पहलू भी हैं। ओके, आप क्रिकेट फैन हो?
बहुत। आपको वो अर्ली 2000s वाली ऑस्ट्रेलियन टीम याद है? हाँ, रिकी पॉन्टिंग की टीम, एकदम। शेन वॉर्न, ये वो। याद मत दिला यार, 2003 की वर्ल्ड कप। थोड़ा गुगली क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए मैं आपको बस एक कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ। हाँ, रिकी पॉन्टिंग की टीम, हाँ। हम एज इंडियंस उस टीम को देखते थे और ये ऐसा लगता था कि यार ये इतनी ज्यादा कंपेटिटिव टीम है। Correct. और सच में अगर उस टीम में किसी ने परफॉर्म नहीं किया, उन्हें ड्रॉप किया जाता था और उनसे भी बेहतर एक बॉलर आता था, एक बैट्समैन आता था। करेक्ट। उस टीम से हमने कंपेटिटिवनेस सीखा। Correct. और ये जो धोनी और विराट कोहली की टीम है, आई फील कि इस टीम ने उस टीम से बहुत कुछ सीखा है, ऑनेस्टली। करेक्ट। यू एग्री एज अ क्रिकेट फैन? एब्सोल्युटली। इसी तरह जब आप एक देश को चला रहे हो फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, आप दूसरे देशों को ऑब्जर्व तो करते होंगे कि इस देश ने अच्छे से क्या किया है, उस देश ने अच्छे से। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या हम चाइना से कुछ सीख सकते हैं या क्या हमने अमेरिका से ज्यादा सीखा? जैसे हमारे देश में जब फाइनेंसेस डिसाइड हो रहे हैं, बजट्स डिसाइड हो रहे हैं, इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज डिसाइड हो रहे हैं, तो हम किस देश को ऑब्जर्व करते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये एक देश के लिए तो अहम है ही, लेकिन एक व्यक्ति के लिए भी। मैंने हमेशा कि आप हमेशा ऊपर देखो ताकि वहाँ से आप इंस्पिरेशन ले सको जी। और जब भी आप थोड़ा मान लो कि डाउन फील कर रहे हो तो थोड़ा नीचे देख लो और तृप्त हो जाओ कि हाँ, तो ये मतलब जो आप पूछ रहे हो, इसका सिद्धांत मेरा ये अपनी निजी जीवन में ये रहा है कि ऊपर देखो और उनसे सीखो, और जब थोड़ा यदि डाउन लगे तो नीचे देख लो और अपने आप को जो मतलब कृतज्ञता वो याद कर लो। तो इसमें जब आप चाइना से हमें ज़रूर सीखना है, अमेरिका से भी सीखना है। तो मैं जो आपको 2018-19 के जो इकोनॉमिक सर्वे है, वो तो हमने जो इकोनॉमिक सर्वे लिखी थी वो 3 इकोनॉमिक्स, हर एक में एक थीम था। जो 2018-19 की इकोनॉमिक सर्वे थी वो भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे बने, उसके लिए जो आर्थिक नीति है, क्या आर्थिक नीति उसका इस्तेमाल किया जाए, उस पर लिखा था। तो उसमें सिर्फ चीन या अमेरिका नहीं, हमने क्या किया कि पिछले 100 सालों में ऐसे कौन से देश हैं जिन्होंने कम से कम 5% पे ग्रो किया। 5% नॉमिनल वर्सेस रियल, मैं ये चलो छोड़ देता हूँ, अभी थोड़ा गुगली हो जाएगा। 5% पे ग्रो कर रहा है। मतलब हर मैच में 300 से ज्यादा रन कौन सा देश ने बनाया है? हाँ, ये अच्छा पैरेलल है। तो ऐसे लेकिन सिर्फ एक साल नहीं, कम से कम एक दशक। यानी कि जैसे आप क्रिकेट टीम ले लो, तो कोई ऐसी टीम 2000 की दशक में जो कम से कम 250 बनाती थी हर बार, सिर्फ एक बार नहीं। जैसे मान लो कि जिम्बाब्वे की टीम ने एक बार 250 बना दिया, लेकिन अगले बार 50 पे आउट हो गए, तो कंसिस्टेंसी नहीं। ये जो रिकी पॉन्टिंग की टीम आप बता रहे थे, एक्चुअली एडम गिलक्रिस्ट आते थे, मैथ्यू हेडन आते थे और 2050 2080 कम से हर बार बनाते थे, राइट? तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, तो वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस का हमने जैसे इसमें इस्तेमाल किया कि 5% की जीडीपी ग्रोथ, लेकिन सिर्फ एक साल नहीं, कम से कम एक दशक में। तो पिछले 100 साल में कौन से ऐसे देश हैं और उन्होंने क्या सही किया, उनकी क्या रणनीति थी, आर्थिक नीति क्या थी, उसको समझ के हमने ये एक्चुअली नीति बनाई। कौन से देश थे वो? बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। जैसे आप वेस्ट जर्मनी ले लो वॉर के बाद, या फिर जापान ले लो। जापान भी जब कई बार एक्चुअली 90 के दशक में 1990s में, आज या फिर शायद करीब 3-4 साल पहले अमेरिका में ये एक्चुअली डर रहता था कि चीन जो है उनसे आगे बढ़ जाएगा। 90 के दशक में उनको ये डर होता था कि जापान उनसे आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि जापान की जो विकास दर थी वो उतनी तेज़ थी। वैसे ही आप देखो जो हमारे ईस्ट एशियन टाइगर्स, जो साउथ कोरिया है, थाईलैंड, ये सब, सिंगापुर, सो ये सारे ऐसे काफ़ी देश हुए हैं जिन्होंने एक्चुअली सही आर्थिक नीति अपनाई है, जिसके कारण उनकी जो विकास दर है 5% कम से कम, जो इसमें कम से कम 10 साल हुआ, और जिससे कि उनका जो कंपाउंडिंग जो है, किसके कारण उसका असर आया। कंपाउंडिंग को समझाने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। चेस खेली होगी आपने। यदि एक किस्सा है, कहा जाता है कि एक जो बहुत तेज़ एक मंत्री राजा के पास जाता है और राजा से कहता है कि राजा खुश है उनसे, और राजा कहते हैं कि आपको जो मुंह मांगी चाहिए मांग लो।
तो जो ये तेज मंत्री है कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप एक काम करो, एक चेस की बोर्ड लगा दो, पहले स्क्वायर में आप सिर्फ एक दाना चावल का डाल देना, अगले स्क्वायर में 2 दाना डाल देना, बस 2 दाना, उसके अगले स्क्वायर में आप 4 डाल देना, और वैसे ही बस 2 गुना करते जाना। तो बस मेरे को उतना ही चाहिए। वैसे आप सोचो तो एक्चुअली देखने को तो बहुत कम लगता है कि अरे एक दाना राजा के लिए क्या चीज़ है, लेकिन जब 64th स्क्वायर 64वें स्क्वायर पे पहुंचेगा तो 2 to the power 64, इंजीनियर हो आप, 2 to the power 64 उसमें आप जीरो लगा लो जी। राजा की उसकी भंडार ही नहीं, सारे राजाओं की भंडार, पूरे देश विदेश में भंडार, तब भी उसको नहीं दे सकते, क्योंकि ये है कंपाउंडिंग की इफेक्ट। तो यदि आप 5% पे हर साल यदि आप ग्रो करते हो, 1% में ग्रो करते हो, तो एक्चुअली आपकी जो इनकम है और जो कितना रिच बनते, कितना अमीर बनते हो, उतना नहीं बनोगे। 5% में बहुत, और यदि 8 या 10% में ग्रो, चीन जैसे एक्चुअली कई सालों में 10% से ज़्यादा ग्रो किया। 1980 से करीब 40 साल जो है उन्होंने एक्चुअली औसतन 8-8.5% का ग्रोथ लगा, जिसके कारण इतना। यदि भारत भी अगले 20-25 साल में 7-7.5-8 का करे, तो मैंने एक कैलकुलेशन की हुई है, इसमें एक वर्किंग पेपर पे काम भी कर रहा हूँ, तो भारत दूसरा सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी तो हो ही जाएगा, लेकिन फर्स्ट सबसे ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी डॉलर टर्म्स में भी हो सकता है। ज़रूर होगा नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है। इतनी अपॉर्चुनिटी है। ओके, इतनी अपॉर्चुनिटी और कंपाउंडिंग का इफेक्ट जो आता है। तो जो आपने ओरिजिनल प्रश्न पूछा था उसका जवाब ये है कि हमने सीखा सिर्फ अमेरिका, सिर्फ चाइना से नहीं, हर ऐसा देश जो पिछले शताब्दी में जो अच्छे विकास दर पे ग्रो किया है, उन सब से सीखकर हमने एक्चुअली जो लिखा था उसका मूल जो एडवाइस था वो बताया था, वर्चुअस साइकिल, यानी कि साइकिल चलती है जो वर्चुअस में, कि जैसे एक चीज़ से दूसरी चीज़ बढ़ी, दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़ बढ़ी, ऐसे एक साइकिल और वो वर्चुअस साइकिल। लेकिन पहला मूल जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आती है तो इन्वेस्टमेंट से जो है नौकरियां बनती हैं तो लोगों के जेब में पैसे आते हैं, लोगों के जेब में पैसे आएंगे तो उनको जाके वो खर्च करते हैं, और जब लोग खर्च करते हैं तो इकोनॉमी में डिमांड बढ़ती है, डिमांड जब बढ़ती है तो एक्चुअली निवेशक देखते हैं अरे डिमांड बढ़ रही है और निवेश करते हैं, तो इस तरह की जो है वो वर्चुअस साइकिल चलती है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आती कहाँ से? कंपनियों में शेयर होल्डर्स होते हैं। ओके, तो शेयर होल्डर, जैसे आपने भी शेयर खरीदी होंगी, हो सकता है आपने मान लीजिए HDFC बैंक की या ICICI बैंक की किसी भी कंपनी की खरीदी, सिर्फ आपके पास 100 शेयर हैं, तो 100 शेयर में आप तो अमीर हुए नहीं, लेकिन आपने एक छोटा सा योगदान दिया है। तो ऐसे आप जैसे और बहुत सारे लोगों का पैसे मिला के उससे निवेश होता है। तो आपका बेसिक इकोनॉमिक गोल होता है कि देश में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं कैसे, वहां से शुरुआत होती है। आई एम श्योर कि बहुत सारे अलग स्टेप्स होते हैं, हाँ, पर ओवर 1 to 5 में आप इस पर ज्यादा फोकस करोगे। करेक्ट। मेरा सवाल ये है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाते कैसे, फिर उसका लॉजिक क्या होता है? तो वही उसी में जैसे पहले मैं कह रहा था, जो उदाहरण दे रहा था कि यदि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो, ओके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो तो उससे एक्चुअली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आती है। अच्छी नीतियाँ करते हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो कहते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यदि आप एक्चुअली उसको यदि आसान बनाते हो, कि ऐसे ही नहीं कि एक्चुअली आपको बिजनेस चालू करना है, आपने 100 फॉर्म भरवा दिए, इधर से पहले एक ऑफिस में जाओ, वहाँ पे सिग्नेचर लो, अगला एक और ऑफिस में, और बंदा घूम रहा है, एक्चुअली सब परमिशन लेने में ही उसको मान ले समय, तो वो तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं हुई जी। यदि एक जो आप कह रहे थे आप कैपिटलिस्ट हो, राइट, तो यदि आपको आसानी से यदि आप बिजनेस कर सकते हो तो आप और बिजनेस करोगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक चीज़ होती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होती है टैक्सेशन पॉलिसी। ये भी जैसे 2019 में अगस्त सितंबर 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम की गई। क्यों कम की गई? एक्चुअली जो हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे वियतनाम हुआ, थाईलैंड हुआ, इन सब वहाँ पे सब टैक्स रेट जो है 15% था। तो यदि एक्चुअली कोई निवेश जो इंटरनेशनल जो मतलब बाहर का जो निवेशक है वो यदि पैसा लगाना चाहेगा
तो वो वियतनाम जाएगा कि यहाँ पे आके आप मान लीजिए आप 33% पे टैक्स करोगे तो यहाँ पे नहीं आएगा वो, क्योंकि वो अपने पैसे का एक्चुअली सबसे बेहतर इस्तेमाल करना चाहता है। तो ऐसे काफ़ी सारे पॉलिसीज़ होते हैं। तो सरकार का जो काम है, अच्छी नीतियाँ बनाए, गवर्नेंस की जो बात कर रहे थे, ताकि उससे निवेश बढ़े, निवेश से जो वर्चुअस साइकिल है वो तेज चले। साइकिल जो है, आप साइकिल का उदाहरण दे रहा हूँ, यदि आप आराम से चलाओगे, बिंदास चलाओगे, तो आप यहाँ से आप वर्सोवा से अंधेरी स्टेशन शायद आप 40 मिनट में पहुँचोगे, लेकिन वही साइकिल आपने तेज चलाई तो आप 15 मिनट में पहुँच जाओगे। अब साइकिल यदि बहुत धीरे घूम रही है तो ग्रोथ रेट जो है कम होगी जी, साइकिल तेज घूमेगी तो ग्रोथ रेट जो है काफ़ी तेज होगी। और तो सरकार का काम होता है कि ऐसी नीतियां बनाएं ताकि वो वर्चुअस साइकिल जो है, साइकिल तेज घूमे और ग्रोथ रेट अच्छी बने। ओके, तो ईज ऑफ बिजनेस, बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक पहलू है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक और पहलू है। ओके, शायद इंफ्रास्ट्रक्चर उसका एक कारण होता है ईज ऑफ बिजनेस का, मतलब बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आपके ईज ऑफ बिजनेस बढ़ता है। हाँ। ओके, 2 सवाल है। जो आपने कहा कि एक एवरेज ग्रोथ रेट होती है जिसे मेजर किया जाता है, जैसे क्रिकेट में बैटिंग एवरेज होती है। हाँ, बैटिंग एवरेज होती है। या फिर आपकी जो ये एक बेहतर रहेगा कि रन रेट जो चल रही है आपकी। ओके, यदि आप रन रेट 6 का रन रेट कर रहे हो तो आप 50 ओवर में 300 रन बना जाओगे जी। लेकिन यदि आप एक्चुअली 4 के रन रेट बनाओ तो आप सिर्फ 200 रन बनाओगे जी। पिछले 10 सालों की रन रेट क्या है देश की? देश की यदि आप पिछले 10 सालों की रन रेट देखें तो 6.5 से 7 तक रहेगा। ओके, अंदाजन। एंड एज एन इकोनॉमिस्ट आप मानते हो कि 5% से ज्यादा अगर ग्रोथ है तो बहुत अच्छा सिनारियो है? हाँ, देखिए मेरा तो ये रहता है कि मैं इम्पेशेंट हूँ, मुझे और ग्रोथ रेट चाहिए। अग्रेशन? मैं इम्पेशेंट और अग्रेसिव भी हूँ। भारत जो है 7% पे तो ग्रो कर सकता है, लेकिन 8 पे भी ग्रो कर सकता है। ओके, 8 से थोड़ा ज़्यादा भी कर सकता है। और जो कंपाउंडिंग की मैंने बात करी, यदि 7% पे आप 10 साल ग्रो करोगे, उसके 8 पे ग्रो करोगे तो आपकी जो आमदनी और बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। वहां तक पहुंचे कैसे? वही इसी पे तो आर्थिक सर्वेक्षण हमने लिखा है, क्योंकि जो अब आर्थिक सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या होता है कि नीतियां जो है पार्लियामेंट में प्रेजेंट की जाती हैं, सरकार बनाती है, लेकिन उसको पार्लियामेंट में अप्रूवल करना होता है। तो हर बजट के पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है, जिसमें कि ये दिखलाया जाता है कि पिछले साल में हमारी इकोनॉमी कैसी रही। तो एक वॉल्यूम होती, वॉल्यूम 2। लेकिन आगे क्या करना है, आगे किस तरह की नीतियां बनानी है, उसमें हमने काफ़ी ध्यान दिया। वॉल्यूम 1 में लिखा, जैसे मैंने कह रहा था 2018-19 की जो आर्थिक सर्वेक्षण थी, वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए क्या आर्थिक नीति होनी चाहिए, उस पर लिखा हमने। दूसरा 2019-20 का, उसका थीम था एथिकल वेल्थ क्रिएशन। यानी कि अब जैसे आप समझोगे कि 1991 से पहले भारत में सोशलिस्टिक पॉलिसीज थे और हम प्रॉफिट को उतनी अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। वेल्थ क्रिएटर्स को और वेल्थ क्रिएटर्स को उतनी अच्छी निगाहों से नहीं देखते थे। जैसे आप बॉलीवुड की मूवी ले लो, डैनी डेंजोंगपा, ऐसे सब आते थे। एक्चुअली उनको एकदम अमीर, अच्छे कपड़े पहने हुए दिखाया जाता था और चोर होते हैं जैसे। तो ये जो एक धारणा बनी थी, ये बॉलीवुड का भी इसमें हाथ था। लेकिन आप देखो 1990 के बाद और लिबरलाइजेशन के बाद आप देखोगे कि एक्चुअली अमीरों को हर बार, मतलब हर अमीर चोर है नहीं दिखाया जाता। क्योंकि ऐसे आप उदाहरण ले लो, एक जैसे इनकी मैं काफ़ी रेस्पेक्ट करता हूँ, नारायण मूर्ति सर जैसे। नारायण मूर्ति सर ने एक्चुअली आईटी में कंपनी बनाया, पैसे जो बनाए सही तरीके से बनाए हैं जी। उन्होंने आईटी फर्म बनाया, बिजनेस किया। जो अमेरिकन कंपनी थी उनको प्रोडक्ट्स और अच्छे सॉल्यूशंस दिए और उससे और रिच अमीर बने। तो वो तो अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, और एक्चुअली अपने लिए तो भला किया ही, लेकिन कितने लोगों को रोजगार दिया। तो ये जो हमारे में इसमें एक धारणा थी कि जो पैसे बनाता है वो खराब है, तो ये एक किसी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। पैसे बनाने चाहिए, लेकिन सही तरीके में बनाना चाहिए। तो ये जो आर्थिक सर्वेक्षण हमने इसमें लिखा था एथिकल वेल्थ क्रिएशन, और इसमें हमने हमारे देश की जो संस्कृति रही है
उससे काफ़ी सारी उससे आइडियाज़ लेके पहला जो चार्ट था इसमें हमने दिखाया था कि यदि आप ये एंगुस मेडिसन करके उन्होंने एक ऑथर हैं जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के लिए किताब लिखा था जिसमें पिछले 2000 साल में किस देश का सबसे ज़्यादा बोलबाला रहा आर्थिक जो क्षेत्र में, उसका पूरा आंकलन करके उन्होंने एक बुक लिखा था। उसमें एक चार्ट है जिसमें आप यदि आर्थिक सर्वेक्षण जाओगे पढ़ोगे तो पहला चार्ट उसमें ये दिखाता है कि 1750 तक, यानी कि 2000 साल में से 3/4 भारत जो है, भारत का बोलबाला बहुत ज़्यादा था। और आंकड़ों में बताता हूं कि 1750 तक हर साल, हर शताब्दी में भारत कम से कम 1/3 1/3 जो विश्व की जीडीपी है उसमें योगदान भारत का होता था। 1/3 कम से कम जी। और जो मतलब औसताना यदि आप देखेंगे तो उस 1750 सालों में भारत का औसताना जो वर्ल्ड जीडीपी में जो उसका योगदान था 40% से भी ज़्यादा। एक कंपैरिजन के लिए बता रहा हूँ, एक्चुअली यदि आप अमेरिका को ले लो, पिछले 50 साल में 50 से 60-70 साल ले लो, उसमें जो है एकदम सुपर पावर रही है, एक शताब्दी भी नहीं हुई है। और उसमें उनका योगदान कितना रहा है, औसताना करीब 23 या थोड़ा ज़्यादा भी लाओ 25%, औसताना 25%। तो आप कंपेयर करो 17.5 शताब्दी जिसमें कि कम से कम 1/3 और औसताना 40% से ऊपर, तो कितना बोलबाला रहा होगा। ऐसा बोलबाला जो है सिर्फ लक से नहीं बनता, सोच से बनता है। तो हमारे जो काफ़ी सारे जो तब अर्थशास्त्री कौटिल्य जिन्होंने जो अर्थशास्त्र लिखा, तो उससे काफ़ी सारे मतलब उससे इंस्पिरेशन लेके, वैसे ही साउथ में जैसे मैं छोटा था, हमारे पिताजी हमको बोलते थे तिरुक्कुरल पढ़ो, तिरुवल्लुवर का तिरुक्कुरल करीब 3500 साल पहले लिखा हुआ, लेकिन उसमें भी वो कहते हैं एक्चुअली कि पैसा जो है, जो पैसा खराब नहीं है, अच्छी तरीके से पैसा कमाया जो पैसा है वो अच्छा है। तो वो हमारी जो है संस्कृति रही है। यहाँ हम पॉडकास्ट एंड कर सकते हैं, पर एक आखिरी सवाल है आज के एपिसोड में, क्योंकि लोग गवर्नेंस के बारे में ज़्यादा सीख रहे हैं सर, आपने गवर्नेंस से सीखा क्या? क्योंकि एक करियर स्विच के बाद आपकी गवर्नेंस की स्टिंट स्टार्ट हुई थी, तो कुछ तो सीखा होगा। ये आपके 40s में था मेरे अनुसार? नहीं, मैंने क्या 40s में था? बिगिनिंग वर्क विद द गवर्नमेंट। हाँ, मैं मुख्य आर्थिक सलाहकार 40s में बना। तो कुछ तो नहीं, बहुत कुछ सीखा होगा। उन लेसन्स को थोड़ा सा क्रंच डाउन कीजिए। देश के बारे में क्या सीखा? क्योंकि आई एम सिक ऑफ पॉलिटिकल ओपिनियंस। हर किसी के बहुत सारे पॉलिटिकल ओपिनियंस होते हैं। हाँ। और बहुत बोरिंग कॉन्वर्सेशन होती है कि आपकी गवर्नमेंट ये, आपकी पार्टी ने ये किया। मुझे देश के बारे में सीखना है यार। हाँ। कि हमारा देश कहाँ जा रहा है, पिछले 10 सालों में क्या हुआ, अगले 10 सालों में क्या होगा, क्या सीखा आपने? मैं एक छोटा सा एक उदाहरण दूंगा जिससे कि ये महाभारत में आता है। ये कहानी मैं हमेशा अपने आप को याद दिलाता हूँ। 2 कहानियाँ हैं इसमें जो याद दिलाता हूँ इसमें। एक महाभारत से दोबारा, जिसमें कि कहानी ऐसे जाती है कि श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बुलाते हैं, और एक दिन बुलाते हैं और बोलते हैं कि युधिष्ठिर, नगर में जाओ, नगर की सैर करो, और कोई खराब इंसान मिले तो धर ले आना। तुरंत दुर्योधन को बुलाते हैं, दुर्योधन आता है, दुर्योधन को बोलते हैं, दुर्योधन नगर में जाओ, नगर की सैर करो, और कोई अच्छा इंसान मिले तो धर ले आना। दोनों खाली हाथ वापस आ जाते हैं। इसमें जो है बहुत बड़ी सीख है। युधिष्ठिर चूंकि अच्छा इंसान है, उसको किसी में बुराई नहीं दिखती, तो इसीलिए वो कोई भी खाली हाथ वापस आता है, क्योंकि कृष्ण ने उनसे कहा है कि युधिष्ठिर नगर में जाओ और कोई बुरा इंसान मिले तो धर ले आना। उनको कोई बुरा इंसान दिखता नहीं है। दुर्योधन अपने चश्मे से देखता है, और अपने चश्मे से उसको सब कुछ खराब ही दिखता है, तो इसीलिए वो किसी अच्छे इंसान को नहीं पहचान नहीं पाता।
और खाली हाथ वापस आ जाता है। यानी कि जो चश्मा होता है, जिस चश्मे से आप देखते हो, यदि आपका चश्मा, आप खुद यही सब मैं मेरा वाला चश्मा है आपका, तो मैं मेरा वाला चश्मे से आप एक्चुअली देशभक्ति को समझ नहीं सकते। मैं मेरा वाला चश्मा से आप देखोगे, जब कि मान लीजिए आप जो आर्मी में जो सैक्रिफाइस करते हैं वो आप देखोगे और एक्चुअली हाँ कहानी है जैसे ले लोगे, क्योंकि आपकी दृष्टिकोण, आपका जो 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 आपने लाल चश्मा पहना है तो सब कुछ लाल दिखता है, यदि आपने हरे रंग का चश्मा पहना है तो सब कुछ हरा दिखता है। तो जिस चश्मे से हम दुनिया को देखते हैं वो चश्मा जो है वैसे ही लोग वैसे ही नजर आते हैं। तो ये मैंने सीखा, क्योंकि कई बार क्रिटिसिज्म होती थी। जैसे मैं एक इसमें मैंने जो पद मैं हमेशा मैंने माना है कि ऐसा देश के योगदान के लिए योगदान देने का जो अवसर मिलता है, ये अवसर जो है एक जीवन का नहीं, एक कई जन्मों का अवसर है। और इसीलिए मैं ये हमेशा ध्यान रखता था कि जहाँ तक अब प्रयास करूँ कि मेरी निष्ठा जो है देश के लिए। तो कई बार लोग बोलते अरे और महामारी के टाइम पे एक इंटरव्यू आई थी, इकोनॉमिक न्यूज़ टाइम्स में मैंने इंटरव्यू दिया था, जिसमें कि मैंने कहा था कि देयर इज़ नो फ्री लंच। जो शुरू में हम बात कर रहे थे कि बजट होती है, तो लोगों ने काफ़ी गालियाँ दी, ये भी कहा कि अरे वहाँ तो बैठ के पैसे बना रहा होगा। और बात है कि मैं एक्चुअली काफ़ी बड़ी सैलरी कट लेके आया था, इसीलिए कि क्योंकि मेरे को देश को की सेवा करने के लिए मेरे बहुत ही दिल को एक ठंडक, जो एक संतुष्टि मिलती है, वो कि पैसे में नहीं तौला जा सकता उसको। लेकिन तो मैं ये कहानी अपने आप को बताता था कि ठीक है, जो जिस दृष्टिकोण से देखता है वही इससे। एक और ये हमारे पापा हमको हमेशा बताते थे कहानी, जिसको कि ये कहानी है कि एक पिता और बेटा एक गधे के साथ चलते होते हैं। शायद सुना होगा आपने कहानी। शुरू में दोनों चल रहे हैं, गधा मतलब चल ही रहा है, कोई बैठा नहीं है, तो सब उस पर हा 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 क्या कैसे बेवकूफ़ हैं, एक तो बैठ ही सकता है। तो पिता बैठते हैं, थोड़ा दूर जाते हैं तो एक्चुअली हा 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 कितना निष्ठुर पिता है, बेटे को चला रहा है, खुद बैठा हुआ है। तो चलो अब बदलते हैं, बेटा बैठता है और एक्चुअली पिता चलने लगता है। फिर थोड़ा दूर जाते हैं, हा 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 क्या, अरे कितना निर्लज निष्ठुर बेटा है कि पिता बूढ़े पिता को चला रहा है। तो अब क्या करें, अब दुविधा में चलो दोनों बैठ जाते हैं गधे के ऊपर। तो लोग बोलते हैं अरे कैसा निष्ठुर परिवार है, कैसा निर्दयी परिवार है, छोटा सा जानवर, दोनों बैठे हुए हैं। तो अब क्या करें, तो अब दोनों जो है गधे को लेके सर के ऊपर लेके चलने लगते हैं। तो अब लोग देखते हैं, बोलते हैं कैसे गधे हैं ये, कि गधे को तो चला ही सकते हैं। तो मतलब पूरा फुल साइकिल। तो ये जो है इसमें अमर प्रेम में मूवी में बहुत अच्छा गाना आता है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो ये भी जो है मैंने सीखा कि लोग जो हैं कहेंगे, हमें अपना जो जब तक नीयत सही है काम करे जाओ। और देश के बारे में कुछ ऐसा सीखा जो आपको लगा कि यार और भी लोगों को ऐसी चीज़ें जाननी चाहिए? सबसे ज़्यादा जो मैंने सीखा, जो मैंने इसमें आर्थिक सर्वेक्षण में भी लिखा जी, कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी इतिहास, उसको हमें ध्यान देना चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, आर्थिक दृष्टिकोण से भी, बाकी और दृष्टिकोण में भी इतिहास से हमें सीखना है। ये मैंने सीखा और ये मैं सबको कहना चाहूँगा कि कई लोग, और ये मैं मानता हूँ कि जो अंग्रेज़ी में पढ़ते हैं, अंग्रेज़ी में बात करते हैं, पढ़ते हैं, ये सब में जो यही सोचते हैं कि हर चीज़ जो है वेस्ट में जो है वही अच्छा है, भारत में तो सब बेकार है। ऐसा नहीं है। तो ये मैंने सबसे ज़्यादा सीखा और ये मैं सबसे कहना चाहूँगा कि हमारे इतिहास को भी पढ़ें, हमारी संस्कृति को उसको भी पढ़ें, उसको जीवन में अमल करें, जीवन में लाएं उसको। सिर्फ ये नहीं कि एक्चुअली घर में पूजा किया उसके बाद फिर जाके गलत सलत किया, तो वैसा नहीं है एक्चुअली, क्योंकि हमारी संस्कृति बहुत ही रिच है,
लेकिन उस संस्कृति को हमारे जीवन में लाना है, तब जाके अपना तो उद्धार होगा ही, देश का भी उद्धार होगा। केवी सर, थैंक यू। ये एक इकोनॉमिक्स 101 कॉन्वर्सेशन थी हमारे हिंदी ऑडियंस के लिए। पहली बार इकोनॉमिक्स की बातें हो रही है TRS पर। डेफिनेटली इसके बाद एक इंग्लिश पॉडकास्ट तो कर ही रहे, पर आप ज़रूर लौट कर हमारे साथ एक और भी ज़्यादा डीप इकोनॉमिक्स की हिंदी कॉन्वर्सेशन करें। सो थैंक यू फॉर टीचिंग अस एंड वी विल सी यू वेरी सून। श्योर, थैंक यू सर। थैंक यू। तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट। बताइए कमेंट सेक्शन में कैसा लगा। अगर आपको और इकोनॉमिक्स रिलेटेड पॉडकास्ट देखने हैं तो डेफिनेटली गेस्ट सजेशंस भी भेजिए, और मुझे ये बताइए कि कैन आई टेक द कॉन्वर्सेशन डीपर, और ज़्यादा घुस कर मैं कॉन्वर्सेशन करूं। अगर हमने 2 घंटे के पॉडकास्ट रिलीज़ किए, 3 घंटे के पॉडकास्ट रिलीज़ किए ऐसे सब्जेक्ट्स को लेकर, तो फिर हाउ विल यू फील अबाउट इट एज द ऑडियंस। इस पॉडकास्ट को ग्रोथ मिली है आपके फीडबैक के थ्रू। हम हमेशा आपके फीडबैक के लिए भूखे रहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स भर भर के भेजिए, और ताकि भारत खुद के बारे में ज़्यादा जाने, इसलिए इस पॉडकास्ट को अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। KVS sir will be back on TRS and we will see you very soon.